नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज की डेली मैप ड्रिल में हम एक खास सागर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जापान सागर। तो आज हम अलग-अलग टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करते हैं। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे उसका नाम है जापान सागर, सी ऑफ जापान। ये सी ऑफ जापान के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे ना एक सैन्य अभ्यास हुआ था। किसका? तो इसमें जापानी सेना और अमेरिका की सेना ने यहाँ पर क्या किया था, एक युद्ध अभ्यास किया था जिसमें खास तरह के जेट विमान का प्रयोग किया गया था। तो ये जो बॉम्बर विमान होते हैं, इनका इस्तेमाल जापान और किसने किया? अमेरिका ने किया, यूएसए ने। हालांकि ये काफी टाइम हो गया है इसको किए, लेकिन हम इस जापान सागर के बारे में अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे इस सीरीज में। तो अमेरिका के दो B-52 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर विमानों ने जापान के F-35 और F-15 जेट विमानों के साथ मिलकर जापान सागर के ऊपर संयुक्त अभ्यास किया। ये जो क्षेत्र है ना, ये थोड़ा सा ऐसा विवादित क्षेत्र है कि जिसमें कई देश जो हैं इस पर, मतलब कुछ ऐसे विवादित हिस्से हैं यहाँ पर जिनमें कई देशों के बीच में विवाद चल रहे हैं। इसलिए ये जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें चाइना का भी एंगल है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो जापान और दक्षिण कोरिया के पास चीन और रूस के बॉम्बर और नौसैनिक अभ्यास के बाद वॉशिंगटन का ये पहला शक्ति प्रदर्शन था। तो जापान और दक्षिण कोरिया के पास चीन और रूस के बॉम्बर और नौसैनिक अभ्यास के बाद ये किसने किया? तो अमेरिका और जापान के ये जो बॉम्बर विमान थे, इन्होंने ये पूरा का पूरा युद्ध अभ्यास किया था। अब ये हुआ कहाँ है? तो इन्होंने ये जो किया है, ये जापान सागर में किया है, जिसको मैंने कहा, इसी को कहते हैं सी ऑफ जापान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने देशों को टच करता है, ये सारी जानकारियां हम हासिल करेंगे। सबसे पहले इसका मैप देखिए, इसको ही कई बार पूर्वी सागर कहते हैं, कई बार इसी को जापान सागर कहते हैं। तो इस तरफ ही आपको जापान दिख रहा है ना, इसी की राजधानी यहाँ टोक्यो है। यहाँ पर एक स्ट्रेट है जल डमरू मध्य, जिसको कोरिया कहा जाता है। इसके बाद ये दक्षिण कोरिया है, ये उत्तर कोरिया है ना, ये रूस का हिस्सा है। यहाँ टाटर स्ट्रेट है ना। इस तरफ आप जाओ तो सी ऑफ ऑकहॉट्स्क है, कुरील आइलैंड्स है ना। यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, कुरील द्वीप। हालांकि ये जो आइलैंड्स हैं ये बड़े डिस्प्यूटेड है, लेकिन अगर हम मोटा मोटा यहाँ पर देखें तो आपको रूस, जापान और कोरिया, इनके साथ ये आपको सागर जो नजर आ रहा है, ये जापान सागर कहलाता है। तो अगर हम जापान सागर के बारे में जो बात कर रहे हैं, जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक प्रमुख सीमांत सागर है। इसकी खासियत यह है कि एक गहरा और आंशिक रूप से घिरा हुआ बेसिन है, जहां सक्रिय जल संधियों के जरिए पानी का आदान प्रदान सीमित होता है। तो यहाँ बहुत सारी क्या है, जल संधियां विशेष तौर पर इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र ये बनकर उभरता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति क्या है, ये पूर्व में जापान और सखालिन द्वीप तथा पश्चिम में रूस और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ये लगभग 9,78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी औसत गहराई बताई जाती है लगभग 1752 मीटर के आसपास है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा एरिया, 9,78,000 के आसपास इसका एरिया है। आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को ये सेशन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस करना है तो आप सुबह 7:15 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें जैसे हम यहाँ एक आध टॉपिक को कवर करते हैं रोजाना बेसिस पर, जितने भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो आपके सामान्य अध्ययन के अलग अलग पेपर से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो इस सेशन को सुबह 7:15 बजे मेरे साथ आप कवर कर सकते हैं। मंडे से सैटरडे के बीच में ये सेशन होता है। तो खास तौर पर एडिटोरियल डिस्कशंस के साथ प्रीलिम्स, मेंस ओरिएंटेड कई चीज़ें मिलती हैं आपको। इसमें भी हम कुछ मैपिंग की बेसिक प्रैक्टिस करते हैं, जैसा ये सेशन में आपको लेता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में? जापान सागर के बारे में। अब जापान सागर के को देखा जाए तो जापान सागर के पूर्व में क्या है? जापान है। तो जापान इसके क्या है? पूर्व में है। रूस को देखा जाए तो उत्तर में और उत्तर पश्चिम में है। तो रूस उत्तर और उत्तर पश्चिम में है। इसके अलावा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में है। पश्चिम में पड़ जाता है और दक्षिण पश्चिम में पड़ जाता है।
तो इस तरीके से 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है कौन सा, जापान सागर, रूस के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थितियों में ये बहुत महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है जिसका नाम है कोरिया जलडमरू मध्य, है ना। यहाँ पर है तुशिमा जलडमरू मध्य। इसके अलावा यहाँ पर सुगारू डमरू मध्य। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे स्ट्रेट्स मिलती हैं। स्ट्रेट्स का मतलब 2 जल क्षेत्रों को जोड़ने वाले। तो अगर आप इस डायग्राम को देख रहे थे अभी, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत सारे क्षेत्रों को, जैसे यहाँ से ये आपका पूर्वी चीन सागर के साथ जोड़ रहा है, इस तरफ देखो तो यहाँ भी प्रशांत महासागर के साथ जोड़ रहा है, यहाँ पर अनीवा की खाड़ी से, यहाँ टाटा स्ट्रेट से। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ बनती हैं। तो उसके अनुरूप अगर हम देखें तो ये लगभग अंडाकार है और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरिया जलडमरू मध्य, तुशिमा जलडमरू मध्य, तुशुगारू जलडमरू मध्य, ला पेरोस जलडमरू मध्य और कानमोन जलडमरू मध्य के जरिए आसपास के समुद्रों से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी स्ट्रेट्स हैं, जिन स्ट्रेट्स में मैंने आपको कई बार वैसे जलडमरू मध्य के बारे में बताया कि जो दो जल क्षेत्रों को जोड़े और भूमि को क्या करे, अलग करे। ऐसे को क्या कहा जाता है, जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कोरिया जलडमरू मध्य, तुशिमा जलडमरू मध्य, तुसुगारू जलडमरू मध्य और ला परोस जलडमरू मध्य और कानमेन जलडमरू मध्य के जरिए आसपास के समुद्रों से जुड़ा है। इसे जापान बेसिन उत्तर, यामातो बेसिन दक्षिण पूर्व और तुशिमा बेसिन में बांटा गया है। तो इस तरीके से अफवाह को इन अलग अलग बेसिनों के नाम से सीधे तौर पर क्या होता है, जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जापान की तरफ चौड़े कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, रिज हैं और बैंक हैं, जैसे साडो रिज, ओको रिज और हाकुसान बैंक। इसके अलावा देखो क्या है ना, यहाँ से कुछ विवाद भी जुड़े हुए, मतलब सीधे तौर पर जापान सागर से नहीं जुड़े। जापान सागर से अगर उत्तर में जाओ या दक्षिण में जाओ तो यहाँ पर कुछ विवादित क्षेत्र हैं जिनसे भी कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये जापान के उत्तर में आने पर यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनको कुरील द्वीप कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, कुरील। इनको लेकर भी विवाद है ना। सारे देश, अलग अलग देश इस पे अपना दावा ठोकते हैं। और एक और है जिसको सेनकाकू दियायू कहते हैं, ये आपको ताइवान के पास देखने मिलेगा, है ना। तो चीन और रूस के साथ साथ जापान के जो सीमा विवाद हैं 2 क्षेत्रों को लेकर है। हालांकि ये जापान सागर में नहीं है। तो चीन के साथ कहाँ पर है, तो चीन के साथ है पूर्वी चीन सागर विवाद, है ना। जो ईस्ट चाइना सी है उसके अंदर ये विवाद है। तो मुख्य विवाद का केंद्र है सेनकाकू और डियाओयू द्वीप, जो मैंने आपको बताया यहीं पर है। ये सेनकाकू है ना, लगभग ताइवान से 170 किलोमीटर आसपास देखने मिल जाता है। तो सेनकाकू जो द्वीप है ना, उसके बारे में अगर हम बात करें। इसके अलावा ये दियायू जो है, ये वाला एक द्वीप है। तो इसके बारे में बात करें तो ये सेनकाकू या दियायू द्वीप जो है, जिन पर जापान का नियंत्रण है लेकिन चीन उन पर अपना दावा करता है। तो ये एक विवादित स्थल हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो रूस के साथ है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये जो कुरील द्वीप है इस पे रूस भी क्लेम करता है। तो रूस उत्तरी क्षेत्र कुरील द्वीप विवाद है। तो जापान दक्षिणी कुरील द्वीपों, जिसमें इतरूप, कुनाशीर, शिकाकोटान और होबा हाबोमाई पर अपना दावा करता है। उन्होंने उत्तरी क्षेत्र कहता है। ठीक है, रूस भी इन पे कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र के आधार पे करता है। तो ये कुछ भूमि विवाद हैं जो इस पूरे के पूरे सागर के उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके आधार पर अच्छे से देने का प्रयास करेंगे कि जो जापान सागर है इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह है पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक अर्ध संलग्न सेमी एनक्लोज्ड सीमांत सागर है, मार्जिनल सी है। यह जापान, रूस और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ये पूर्वी चीन सागर ईस्ट चाइना सी से केवल कोरिया जलडमरू मध्य के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीपों का विवाद जापान सागर में स्थित द्वीपों को लेकर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 या 1 2 3 4। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो उनके लिए खास अवसर है।
28 जुलाई से हमारी सोशियोलॉजी हिंदी माध्यम की क्लासेस शुरू हो रही हैं। मात्र इसकी फीस 6,999 है, इसको आप अवेल कर सकते हैं और इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के सेशन से आपने कुछ नया जाना होगा, नया सीखा होगा। मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।